नमस्कार, एनालिटिकल माइंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो हाल फिलहाल में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसका जो प्रोसेस है वो 1 जनवरी, और ये एक तरह से मानिए कि प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये जो एक तरह से अधिकार में आएगा या प्रोसेस में आएगा, ऐसे समझ लीजिए कि ये जब कार्यवाहक भूमिका में होगा तो कब से होगा, 1 जनवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। 8वें वेतन आयोग से भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन प्रणाली में भारी बदलाव का अनुमान है। इस आयोग का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और लोक सेवकों की बदलती मांगों के अनुसार पेंशन भत्ते और वेतनमान को अद्यतन करना है। हम लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से 7वां वेतन आयोग का जो दौर था वो चलता आ रहा था। बहुत से लोग जो हमारे लोक सेवा कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो बाकी लोग इसके लिए बहुत समय से मांग कर रहे थे। उनका बार बार सरकार से आग्रह था कि इस पर कुछ पुनः विचार किया जाए और हम लोक सेवा कर्मचारी एवं अधिकारियों को इसका कुछ अधिक फायदा प्रदान किया जाए। तो वो लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे। उस मांग को लेते हुए सरकार ने आगे ध्यान दिया। 8वें वेतन आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षित खबर से सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत मिली है। जाहिर सी बात है कि वो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और इंतजार की घड़ी जो है वो लगभग समाप्त हुई और सरकार ने उनकी मन की बातें सुन ली, जिससे उन्हें बहुत ज़रूरी आत्मविश्वास और आशा मिली है। फरवरी 2025 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट के साथ यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के आर्थिक लक्ष्यों से पहले वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस घोषणा के परिणाम स्वरूप वेतनमान, भत्तों और भत्तों में महत्वपूर्ण समायोजन होगा, जिससे कर्मचारियों के मनोबल में और सुधार होगा और सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों से बहुत सारी बदलाव आएंगी। बहुत सारा जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसमें भी बहुत सारा ग्रोथ देखने के लिए हमको मिलेगा। फिर से 8वें एक सवाल उठता है, जिन तमाम बातों से बहुत सारा सवाल उठता है। सवाल के तौर पर हम आपको बहुत कुछ विस्तार पूर्वक समझाना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या है, मतलब कौन सा वो फैक्टर है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा मापदंड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अंतर्गत आता है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा असर उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभ की गणना पर पड़ता है। इसका सीधा असर जो है उनको मिलने वाले वित्तीय लाभ पर। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, 2.57 को निर्धारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिन लोगों का पेंशन मान लीजिए 3500 रहा होगा, वो बढ़कर 9000 रुपया कर दिया गया है, मतलब 2.57 की बढ़ोतरी की गई है। एक तरह से ऐसे समझ कर चल सकता है। जबकि न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कम से कम किसी ग्रुप डी के कर्मचारी को 7000 रुपया महीने का तनख्वाह मिलता रहा होगा, तो वो अब 18000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, पेंशन और अधिकतम वेतनों दोनों को बढ़ाकर क्रमशः 1,25,000 रुपये और 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और अगले तर्क पर आएँ तो देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव देते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि अपनाए गए सटीक फिटमेंट कारक के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 और 51,480 के बीच हो सकता है। ये संभावित आंकड़ा है। हालांकि ये जैसे जैसे साल का वक्त गुजरेगा, सरकारी सारे पैमाने यहाँ पर दिखाए जाएंगे, तो ये बातें साफ हो जाएंगी कि आखिर सरकार की मंशा क्या है कर्मचारियों को लेकर और उनके भविष्य को लेकर सरकार आखिर सोचती क्या है। ये सारे चीज़ जैसे जैसे साल बीतेंगे और ये सारे चीज़ हमारे सामने आते जाएंगे। ठीक है, ये एक संभावित तथ्य है जो हमारे सामने अभी तक आया है। बाकी जगह आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आप लोग ये चीज़ देखे होंगे, लेकिन ये
समझने योग्य होगा, समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे समझ में आएगा। फिर एक सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स क्या होगा और क्या है। ठीक है, वेतन मैट्रिक्स एक संरचित तालिका है जो विभिन्न पदों और वरिष्ठता के अनुरूप वेतन स्तरों की रूपरेखाएं तैयार करती है। यह वेतन निर्धारण और प्रगति को सरल बनाता है। प्रत्याशित फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन मैट्रिक्स को नए वेतन स्तरों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर एक कर्मचारी है जो वर्तमान में 18,000 का मूल वेतन उठा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई 18,000 का क्या कर रहा है, मूल वेतन अभी उठा रहा है। ठीक है, और जब उठा रहा है, कमा रहा है। ठीक है, उठा रहा है मतलब कि उसकी कमाई हो रही है। तो अब क्या होगा कि 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ लगभग जो वो 18,000 रुपया प्रति माह कमा रहा था, अब वो 41,000 तक वृद्धि का आंकड़ा चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 41,000 तक चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है एक कर्मचारी वर्ग के लिए। ठीक है, एक वरदान के समान है। अब अगले तथ्य और सवाल पर आते हैं, क्योंकि अगर कोई मुद्दा जन सामान्य के बीच आता है तो उसमें सवाल कई तरह के उठते हैं। तो एक सवाल है कि व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर 8th पे कमीशन, मतलब क्या वो सैलरी का तरीका होगा 8वें वेतन आयोग के हिसाब से। ठीक है, तो मूल वेतन जो है वर्तमान मूल वेतन में फिटमेंट फैक्टर लागू करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे होता है? महंगाई भत्ता जिसको डीए हम लोग बोलते हैं, मकान किराया भत्ता जिसको HRA बोलते हैं, और यात्रा भत्ता जिसको टीए बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे घटकों की नए मूल वेतन के आधार पर पुनः गणना की जाएगी, मतलब उसको गणना किया जाएगा कि क्या हो रहा है, कितना उसमें ज़रूरत है जोड़ने का, क्या करने का, कितना बदलाव की संभावना वहाँ पर दिखेगी, वो एक तरह से गणना की जाएगी। फिर हमको पता चलेगा सरकारी पूरे सिस्टम को। सकल वेतन को समझते हैं, मूल वेतन और भत्तों का योग होता है, वो सकल वेतन होता है। उदाहरण के लिए 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ एक कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 से 41,000 तक बढ़कर हो सकता है या बढ़ सकता है। तो 70% डीए यानी कि 28,700 और HRA 24%, कुल 9,840 मानते हुए सकल वेतन लगभग 79,540 होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो हमारा अंतिम आंकड़ा होगा, कुछ हिसाब से हो सकता है। अगर एक उदाहरण के तौर पर हम समझे तो 8वें वेतन आयोग के लिए पेंशन संशोधन क्या है, इस बात को भी समझते हैं। तो संशोधन को समझने के लिए हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि संशोधित वेतन मान से पेंशन भोगियों को लाभ होगा। न्यूनतम पेंशन जो 7वें वेतन आयोग के तहत 9,000 थी, अनुपातिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 7वें वेतन आयोग के तहत 9,000 थी और अनुपातिक यानी परसेंटेज रूप से देखा जाए, परसेंटेज के तौर पर उससे टैली करके, तो परसेंटेज के रूप में बढ़ने की उम्मीद है। और 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम पेंशन लगभग 20,500 तक बढ़ सकती है। ये संभावित आंकड़ा है, बढ़ा नहीं है, ये संभावित आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष में ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, वित्तीय वर्ष का भी आपको जानकारी मिल जाएगा। अब समझिए बात को, जो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन है 8वें वेतन आयोग का, उसको समझते हैं हम। इम्प्लीमेंटेशन सब ऐसे समझ सकते हैं कि क्या उसमें बढ़ोतरी होगी, क्या उसमें नया चीज़ें लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाला है। लागू होने से पहले ये पूरे 2025 में उसकी समीक्षा, उसकी प्रक्रिया, उसकी गणना, सारी चीज़ें चलेंगी और इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, और ये पूरी तरह से मान्य हो जाएगा। आमतौर पर सरकार समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए कार्यान्वयन तिथि से 18 महीने पहले वेतन आयोग का गठन करती है। अगर देखा जाए तो एक प्रक्रिया के तहत जब इसको लागू करना रहता है, उससे 18 महीने पहले वेतन आयोग का गठन करती है। ये एक जानकारी है, इसको ध्यान रखिएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए क्या विचार है, समझते हैं बात को। 8वें वेतन आयोग के लिए यह विचार है कि जबकि अनुमानित आंकड़ों एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं,
वास्तविक संशोधन विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें कार्यान्वयन के समय आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति दर और सरकारी नीतियां शामिल हैं। वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी संघों और अन्य हितधारकों के इनपुट पर भी विचार करेगा। कहने का मतलब है कि इसको लागू करने से पहले ये तमाम जो 8वां वेतन आयोग है, इसको लागू करने से पहले क्या करेगा कि जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं जिनको इनका लाभ मिलने वाला है, वो सारे सिफारिश को नया कोई उसमें उनको अगर जोड़ना घटाना अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। क्योंकि देखिए अंततः ये सारी चीज़ उन्हीं लोगों के लिए हैं, तो उनके निजी राय विचार भी जानने पड़ेंगे सरकार को, तब जाके सरकार इस पर अपना जो अंतिम स्वरूप है, अंतिम जो कायाकल्प है उसको देगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्षत हम समझते हैं 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य वित्तीय सुधार है। ओवरऑल देखा जाए तो इनका लक्ष्य है कि कैसे हम वित्तीय सुधार लाएं, इनका लक्ष्य यही है कि वित्तीय सुधार लाना। ठीक है, वित्तीय सुधार लाना। लेकिन आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी सुधार लाना चाहे, कुछ भी करें, लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये मामला जुड़ा है सरकारी कर्मचारियों से, और सरकारी कर्मचारी के बहुत समय से लंबित मांग को देखते हुए सरकार ने आखिरकार ये सोचा कि कैसे इसमें बदलाव किया जाए और उनके जीवन पर, उनके जीवन शैली को देखते हुए, उनके परिवार, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे इसमें बदलाव किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात जानना पड़ेगा कि ये एक अनुमानित आंकड़ा है कि ऐसा होने का प्रयास होगा, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। उससे पहले 2025 के पूरे 12वें महीने के दौर में इन पर तमाम तरह की प्रक्रियाएँ होगी, तमाम तरह के आकलन किए जाएंगे, आंकड़े खंगाले जाएंगे, और फिर जाके एक निष्कर्ष निकलेगा कि हमको इस तरह के आंकड़ों के साथ बाकी सुविधाएं देनी है। उसमें तरह तरह के विचार भी उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लिए भी जाएंगे। तो ये थी कुछ हमारी जानकारी आज के वीडियो में, और आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का मन में कन्फ्यूजन या शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए भविष्य में उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो हम उस पर बिल्कुल आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें हमारा वीडियो आपका कैसा लगा हमें प्रोत्साहित करने के लिए, या किसी भी तरह के आपके विचार हों तो उनको अवश्य साझा करें। धन्यवाद।